गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट जो पादप कार्य की द्वितीय है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो अपनी यूनिट है मैंने बताया तो वो ज़्यादा महत्व की और ज़्यादा अंक बार वाली यूनिट थी जो अपने शुरू कर रखी है। उसमें अपने 5वां 6वां चैप्टर जो कर लिया था। और अभी जो बात कर रहे हैं, जो अभी इसमें जो अपना चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है 7 नंबर का चैप्टर चल रहा है, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी बहुत ही सरल है ना। तो उसको भी अपन धीरे धीरे कर रहे हैं। तो 7वां चैप्टर ये जो है वो अपना जो चैप्टर है, आज का जो चैप्टर है वो है अपना 7वां चैप्टर, वो है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन इंग्लिश बोल तो ट्रांसपायरेशन। इंग्लिश में बात करें तो ट्रांसपायरेशन। इसमें बच्चों आपको याद हो तो इसके अंदर अपन ने अध्ययन किया था वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, और फिर रंध्र की उपस्थिति के आधार पर, रंध्र की स्थिति के आधार पर जो पत्तियों के प्रकार होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। जो सारी टिप्स पे आपको होना चाहिए, कोई इतना ज़्यादा अपन पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ी थी जो स्टोमेटा है, रंध्र है, उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था, है ना। संरचना के बारे में पढ़ा था एक वीडियो लेक्चर के अंदर। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं वापस याद दिलाता हूँ, अगले वीडियो लेक्चर में अपन ने जो रंध्र की गति की जो क्रियाविधि थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो वो था, वो उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसमें जो टॉपिक था उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी कि जिसमें परिकल्पना 3 परिकल्पनाएं थी। पहली थी मंड जो शर्करा जो परिकल्पना थी जेडी सायरन जी थी, वापस याद है। दूसरी जो परिकल्पना थी वो स्टीवार्ड ने थी। और जो तीसरी जो परिकल्पना थी वो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो परिकल्पना थी और सर्वमान्य जो परिकल्पना थी वो दी थी, आपको पता होगा किसने दी थी बच्चों। वो दी थी आपके एक्टिव जो जापानी वैज्ञानिक थे, है ना। और दो कौन से थे आपको, फ्यूजिनो था और इमाम्यूरो और फ्यूजिनो ने वो परिकल्पना दी थी और लेविट ने उसका जो मॉडिफिकेशन किया था। ठीक है। और इसमें सर्वमान्य परिकल्पना थी जो थी आपकी पोटेशियम आयन स्थानांतरण, जो मैं लास्ट परिकल्पना इसकी बात कर रहा हूँ, जो इमाम्यूरो और फ्यूजिनो ने दिया था। लेविट ने इसका प्रतिपादन या रूपांतरित किया था, मॉडिफाई किया था। तो ये परिकल्पना क्या थी, पोटेशियम आयन स्थानांतरण जो सिद्धांत था वो सिद्धांत था। उसके बाद बच्चों अपन ने इसके बारे में बात करी कि इसके जो कारक होते हैं, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में अपने जो मैं इससे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले, ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था। कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। तो कारक कौन कौन से हैं, तो बाह्य कारक थे, आंतरिक कारक थे। बाह्य कारक थे प्रकाश था, वायु थी और मृदा अप्राप्य जल था और तापमान था। और आंतरिक कारक की बात करें तो पत्ती की संरचना थी और जड़ मूल व जो प्रव का जो अनुपात था वो था। और तीसरा जो आंतरिक कारक था वो था पत्ती का दिक् विन्यास। इस प्रकार से अपन ने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर यहाँ तक की बातें अपन ने वाष्पोत्सर्जन जो चैप्टर था उसके अंदर डिस्कस करी थी। आज इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक बात और डिस्कस करने जा रहे हैं, छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे भाई, वाष्पोत्सर्जन है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन का महत्व, वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, देखो है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब वाष्पोत्सर्जन महत्व क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन महत्व तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो क्वेश्चन में आपको डिस्कस करूंगा। तो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, किस प्रकार से पूछ जाता है वो यहाँ पर। हालांकि बिल्कुल छोटा सा ये टॉपिक, लेकिन इसमें घुमा फिरा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इसको वैज्ञानिक के आवश्यक बुराई मानते हैं, नेसेसरी इविल मानते हैं इसको, इसमें, है ना। आप इसमें कहते हैं टिप्पणी कीजिए। वाष्पोत्सर्जन एक
आवश्यक बुराई है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा इसमें। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें? क्वेश्चन बुक में भी दिया है, इसमें ऐसे पूछा जाएगा कि वाष्पोत्सर्जन, जैसे अपन क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुराई है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, टिप्पणी की। इसमें इस प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित करना है, आपको किस प्रकार से इसका उत्तर देना है वो देखो आप, है ना। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेसेसरी, नेसेसरी मतलब आवश्यक, बुराई का मतलब इविल्स। ठीक है, नेसेसरी इविल है, क्या है? नेसेसरी इविल है। ठीक है, आवश्यक बुराई है। अब बुराई क्यों है बच्चों, ये देखो, आवश्यक भी है, इसकी आवश्यकता भी है और बुराई भी है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऐसे कैसे सेम टू सेम इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलता है और किस प्रकार से अपन को एक्सप्लेन करना है। तो इसको अब क्या करेंगे, तो इसमें अपन को क्या करना है, वैज्ञानिकों के मतानुसार क्या बात करते हैं कि वैज्ञानिक विचार अनुसार अपन बात करें तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक आवश्यक बुराई। इसको परिभाषित या अपन इसके उत्तर देना चालू करें, कैसे लिखेंगे कि वैज्ञानिकों के जो विचारों के अनुसार बात करें तो ये है जो वाष्पोत्सर्जन है, अनुसार वाष्पोत्सर्जन आवश्यक बुराई, इसको बोलते नेसेसरी इविल है। ठीक है, क्योंकि इसके क्या होते हैं, कुछ हानिकारक, इसके कुछ लाभदायक प्रभाव भी होते हैं और क्या होते हैं, साथ साथ में क्या होते हैं, इसके हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। क्योंकि इसके क्या होते हैं, वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो इसके क्या होते हैं, कुछ लाभदायक प्रभाव भी होते हैं और लाभदायक प्रभाव के साथ में क्या होते हैं, हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। ठीक है, लाभदायक प्रभाव है और लाभदायक प्रभाव के साथ क्या होता है बच्चों, इसके हानिकारक जो प्रभाव वो भी होते हैं। ठीक है, लाभदायक प्रभाव और हानिकारक दोनों ही प्रकार के प्रभाव होते हैं। तो लाभदायक प्रभाव की वजह से क्या होता है, आवश्यक है, और हानिकारक प्रभाव की वजह से क्या होता है, बुराई है ना, हानिकारक। तो इसमें अपने जो बुक के अंदर जो दिया है, अपने अंदर लाभदायक प्रभाव के बारे में ही परिचर्चा करेंगे कि इसके लाभदायक प्रभाव कौन कौन से होते हैं। अपन इसके लाभदायक जो प्रभाव उन्हीं के बारे में केवल डिस्कस इसमें करेंगे, है ना। लाभदायक जो प्रभाव उसी के बारे में अपन जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वो बात करते हैं। तो इसके जो लाभदायक प्रभाव देखो मैंने बता दिया यहाँ पर कि इसके जो लाभदायक प्रभाव इसके वजह आवश्यक है और हानिकारक प्रभाव से बुराई है। और हानिकारक प्रभाव क्या हो सकते हैं, बुक में नहीं दे रहा। हानिकारक प्रभाव से क्या होता है, इसके वाटर लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, वाटर की जल की हानि होती है ना, अनावश्यक रूप से हानि होती है ना, वो इसका नुकसान हो गया। तो इसमें जैसे बात करें तो इसमें अपन लाभदायक प्रभाव की बात करते हैं। सबसे पहले इसके जो लाभदायक प्रभाव है वो कौन कौन से है। वाष्पोत्सर्जन का जो लाभ है वो क्या है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का जो लाभ है वो क्या है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के लाभ के बारे में बात करें, वाष्पोत्सर्जन का लाभ क्या क्या है। ठीक है, लाभ क्या क्या है, इसको बिंदु वाइज अपन जो 4 इसमें पॉइंट दिया उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें बात करते हैं। जो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है जो रसारोहण की क्रिया होती है बच्चों। ठीक है, आपको पता है जो रसारोहण की क्रिया होती है, एसेंट ऑफ सेल जो अपन ने पढ़ी है। रसारोहण क्या होता है, मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल है, जड़ के द्वारा जो पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचना रसारोहण कहलाता है। और रसारोहण की क्रिया जो होती है, पौधों में रसारोहण क्रिया वाष्पोन अपकर्ष पर निर्भर करती है। अपकर्ष मतलब वाष्पोत्सर्जन की वजह से खिंचाव बल उत्पन्न होता है, उसी की वजह से होती है। तो अपन पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें कि रसारोहण की क्रिया, रसारोहण की क्रिया, रसारोहण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष, अपकर्ष मतलब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल जो उत्पन्न होता है। क्यों बताऊंगा कैसे होता है, वाष्प अपकर्ष पर निर्भर
करती है। पहला पॉइंट कि अपन को पता है जब जितना ज़्यादा वाष्प पोर्शन होगा ऊपर की तरफ एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है। वो खिंचाव बल सिराओं से जो तने की शाखाएं होती है, फिर तने से जड़ तक वो खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है। इसको वाष्प अपकर्ष बल बोलते हैं। और वाष्प को अपकर्ष बल होता है, उसी के द्वारा जल क्या होता है, ऊपर जो ऊपर हानि रहती है होती रहती है जल की, और वो हानियों की पूर्ति कहाँ से, जल से खींचेगा पानी, तो इसको वाष्प पोर्शन अपकर्ष बल बोलते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया भाई, पौधों में रसायन की जो वाष्प अपकर्ष पर निर्भर करता है। ठीक है, वह रसायन की क्रिया होती है। जो रसायन की जो प्रक्रिया की बात करें तो किस पर निर्भर करती है ये, रसायन की जो क्रिया वाष्प अपकर्ष। वाष्प अपकर्ष का मतलब ट्रांसपर्सन जो पुलिंग जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ऊपर ना, अपकर्ष बल ऊपर जो पत्तियों के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है वाष्प पोर्शन की वजह से ही जो ऊपर जल की हानि हो रही है उसकी वजह से एक बल उत्पन्न होता है ना। जो ऋणात्मक बल होता है उसको क्या बोलते हैं, वाष्प अपकर्ष बल बोलते हैं। जो ऊपर से पानी खींचता है, ठीक है, पानी ऊपर हानि हो रही है तो उसकी पूर्ति के लिए कहाँ से, वो जड़ से नीचे तने से होते हुए खींचेगा। इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, वाष्प अपकर्ष बल बोलते हैं। और वाष्प अपकर्ष बल जो रसायन की क्रिया होती है ये वाष्प अपकर्ष बल की वजह से होती है, और इसी के द्वारा क्या होता है, जो जल होता है वो ऊपर पहुंचता है। दूसरा पॉइंट बात करें तो इसमें पौधों में जैसे बात करें, पौधों में जो वाष्प द्वारा ही खनिज लवण और जल का स्थानांतरण होता है, जो शोषण होता है, स्थानांतरण होता है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही खनिज लवणों व जल का स्थानांतरण होता है। ठीक है, स्थानांतरण होता है। देखो दूसरा पॉइंट, पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही खनिज लवणों व जल का स्थानांतरण होता है। मतलब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से ही खनिज लवणों का, जैसे मूल रोमों के द्वारा या मृदा से जो खनिज लवणों का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो खिंचाव बल में बताया उत्पन्न होता है, उसकी वजह से हो गया। ठीक है, और फिर जड़ से तने और तने से शाखा, शाखा से पत्तियों तक जो जल का स्थानांतरण होता है, ठीक है, या खनिज लवणों का जो स्थानांतरण होता है वो किसकी वजह से होता है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से ही होता है। वो किसकी वजह से होता है बच्चों, इस वाष्पोत्सर्जन की वजह से ही होता है। ठीक है, जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। दो पॉइंट हो गए, याद रखना, बिल्कुल इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये कई बार एक या दो नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए, है ना। तीसरा, जो पत्तियों का जो तापमान का जो नियंत्रण होता है, ठीक है, पत्तियों में जो तापमान को भी ये कम रखता है, ठीक है, अपन को पता है। तीसरा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अपन बात करें तो वाष्पोत्सर्जन पत्ती के तापमान को भी कम रखता है या नियंत्रित करता है। नियंत्रित कैसे करता है कि जल है, जल से वहां से हानि होगी, है ना, यूपोरेशन होगी, जैसे अपना पसीना आता है। अब पसीना किस लिए आता है, तापमान को नियंत्रित करता है। अपने अंदर जो पसीना आता है, तो पसीना आने से क्या मतलब होता है, पसीना आने से क्या होती है, जो जल का वो पसीना होता है अपनी स्किन के ऊपर आता है, स्किन से ठंडी हवा चलती है जो, उससे क्या होता है, कूलिंग होती है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो वाष्पोत्सर्जन है, तापमान कम, वाष्पोत्सर्जन पत्ती का तापमान कम करता है, ये रखता है। देखो तीसरा पॉइंट हो गया, जो तापमान है वो भी किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन। जो इजी बात है कि वाष्पोत्सर्जन होगा तो भी वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो कम करता है, कम रखता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल होता है इसमें, ये हो गया। वाष्पोत्सर्जन पत्ती का तापमान होता है उसको भी कम रखता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट की बात करें, अतिरिक्त जल जो होता है उसका निष्कासन जो होता है वो भी ये करता है। अतिरिक्त जल मतलब जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वाष्पोत्सर्जन अतिरिक्त जल का निकास जो होता है, अतिरिक्त जल का निकास करता है। ठीक है, तो अतिरिक्त जल का चौथा पॉइंट, द्वारा अतिरिक्त जल
निष्कासन होता है। ठीक है, ये होगी। तो इसमें ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों। इसमें देखो अपन बात करें तो वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन के महत्व की बात करें, भाई महत्व क्या, वाष्पोत्सर्जन का काम क्या आता है। ठीक है, तो काम क्या था उसमें, वैज्ञानिकों ने ये भी कहते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, आवश्यक बुराई है। वैज्ञानिकों विचारों की बात करें, मतों के अनुसार बात करें, वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया, आवश्यक भी है, बुराई भी, नेसेसरी भी है, इविल भी है। तो इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, आवश्यक भी है और बुराई भी है। तो आवश्यक इसलिए है कि इसके लाभदायक प्रभाव भी होते हैं, और अनावश्यक इसलिए कि हानिकारक प्रभाव होते हैं। हानिकारक प्रभाव का मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है, जल की हानि बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, जो अनावश्यक रूप से ऊपर उठती रहती है, ये तो होगी, है ना। अनावश्यक रूप से जो होता है वो जल का हानि होती है। लेकिन इसके जो अपन लाभ की बात करते हैं तो उसमें अनावश्यक रूप से जो जल का निष्कासन हो रहा है उसके लाभ भी है। कैसे हो रहा है कि वाष्पोत्सर्जन की वजह से, जैसे अपन बात करें 4 पॉइंट जैसे मैंने बताया कि पहला पॉइंट लाभ की बात करें तो इसमें देखो रसारोहण की जो क्रिया होती है, जो मेन जो क्रिया है, एसेंट ऑफ शेप जिसको बोलते हैं रसारोहण। रसारोहण का मतलब होता है मूल रोमों के द्वारा अवशोषित जो खनिज और जल है वो पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचना। ये किसके द्वारा होता है, ये पहुंचना जरूरी है कि पादप की जड़ें जो जल अवशोषित करती है ये ऊपर तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए आवश्यक होता है, इसलिए ऊपर तक पहुंचने के लिए क्या रसारोहण के द्वारा होता है। रसारोहण की क्रिया के अंदर जो बल उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन अपकर्षक बल होता है, जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही उत्पन्न होता है, जो जल की हानि ऊपर होती है। तो ये बल जो उत्पन्न होता है, जो इसके लिए रसारोहण की क्रिया के लिए जो आवश्यक जो बल उत्पन्न होता है, ये खिंचाव बल उत्पन्न होता है, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष पर ये बल है ये, और इसके द्वारा रसारोहण की क्रिया होती है। दूसरा आता है पौधे में वाष्प द्वारा खनिज लवणों का जल का स्थानांतरण होता है। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अवशोषित तो कर लिए, जड़ें ना अवशोषित कर लिए, लेकिन वो स्थानांतरण नीचे से ऊपर तक स्थानांतरण किसके द्वारा होगा। स्थानांतरण की बात करें, नीचे से ऊपर तक जो स्थानांतरण होगा वो किसके द्वारा होगा, वो किनके द्वारा होगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होगा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होगा। फिर बात करें वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसके और भी कई लाभ होते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसके और भी कई लाभ है। वाष्पोत्सर्जन जो पत्तियों का तो तापमान है, ठीक है, जैसे बहुत मई जून की गर्मी पड़ती है तो वहाँ वाष्पोत्सर्जन होता है तो टेम्परेचर से पत्तियां होती झुलस सकती है ना, मुरझा सकती है। हालांकि मुरझाती भी है लेकिन उनको बचाने का काम जो होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का कार्य होता है ना। जो सतह वाली पत्तियां होती है, ऊपर की जो ज़्यादा पत्तियां होती है वो असली, जो बीच की पत्तियां नीचे की होती है वो तो बचे। तो वाष्पोत्सर्जन क्या, पत्तियों का तापमान होता है उसको भी कम रखता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन पत्तियों का तापमान कैसे रखता है आप बताइए। जैसे मैंने अपनी स्किन का एग्जांपल बताया, अपने अंदर पसीना का तापमान नियंत्रित, तो वैसे प्रकार से उनके भी ये एक वही प्रक्रिया होती है। जल की हानि होती है, जल जो हानि स्तर पर रहेगी तो उससे क्या हो, ठंडी हो रहेगी तो टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा। और वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल का जो निकास होता है वो भी इसके द्वारा ही होता है। मतलब कई बार क्या होता है, अवशोषण बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे जलांगा जो होती है, मृदा हो जाती है, या जो मतलब मृदा के अंदर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो प्राप्य जल है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और अवेलेबल सॉइल वाटर वो ज़्यादा हो जाता है। कई बार पौधे क्या ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं, ज़्यादा अवशोषित कर अतिरिक्त जल है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो है ना, तो ये बच्चों की ये क्वेश्चन इस प्रकार से था। ये छोटा सा टॉपिक था, इसलिए अपने अच्छे से इसको मैंने डिस्कस किया। आपको इसको पूरा पूरा ऐसे कैसे याद होना चाहिए, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे कैसे याद होता है। अगला जो पॉइंट था बिंदु स्त्राव वो बड़ा था, इसलिए इस कक्षा में तो हो नहीं सकता। अब आगे एक छोटा सा जो टॉपिक है वो रस स्त्राव, वो अपन इस कक्षा में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके वाष्पोत्सर्जन का महत्व। ठीक है, ये था आपके वाष्पोत्सर्जन का महत्व। अगला जो अपन जो टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं वो है रस स्त्राव क्या होता है। ठीक है, ब्लीडिंग। रस स्त्राव, ब्लीडिंग। ठीक है, रस स्त्राव, ब्लीडिंग। रस स्त्राव की बात करें तो क्या होता है, जैसे अपने बच्चों चोट लग जाती है तो अपने जैसे ब्लड आना, जैसे खून आना, है ना,
सतह से खून आना बाहर चालू हो, जैसे अपने किसी प्रकार का घाव हो जाता है, कट लग जाता है या चोट लग जाती है, तो अपने क्या होती है अपने से क्या होती है, जैसे रक्त वाहिनी कट जाती है तो वहाँ से क्या खून आना चालू हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से पादपों के अंदर भी बच्चों क्या होता है कि किसी प्रकार की चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है ना, कोई कट लग जाता है, तो क्षतिग्रस्त भाग उससे रस का बाहर आना रस स्त्राव कहलाता है। ठीक है, मान लो ये जो पादप है, ये जैसे अपन पादप की टहनी बात, यहाँ पर मान लो कट लग गया, तो कट से क्या होता है, यहाँ पर जो ये जो रस स्त्राव हो जाएगा, रस का जो स्त्राव हो जाएगा, है ना, ये जो रस है सब रस सेप, मतलब पादप के क्षतिग्रस्त भाग से जब बात करते हैं कि पौधे के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से रस का बाहर आना, ठीक है, रस का बाहर आना क्या कहलाता है, रस स्त्राव कहलाता है। रस स्त्राव कहलाता है, क्या कहलाता है, रस स्त्राव। इसको क्या बोले, ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग बोलेंगे। ठीक है, रस स्त्राव मतलब क्या होता है, पौधे के जो मान लो कटे हुए भाग है, कटे हुए भाग से रस का बाहर आना, ये मान लो कट के यहाँ से कट लग गया, तो ये जो यहाँ से कटे हुए भाग से रस का बाहर आना क्या कहलाता है, रस का बाहर आना क्या कहला जाए, रस स्त्राव कहला जाएगा, ब्लीडिंग कहेंगे। ठीक है, ये मान लो पादप है। ठीक है, पादप के तने में कोई इंसिजन हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ कटे हुए भाग से रस का बाहर आना रस स्त्राव कहलाता है। पौधे के जो जाइलम जो वाहिकाएं होती है बच्चों, जाइलम वाहिकाएं जैसे मैंने बताया, इसके अंदर से अपने खून की नलियां होती है ना, उन्हीं प्रकार इसके अंदर जाइलम क्या होता है, जाइलम क्या जल खनिज लवण को ऊपर तक पहुंचाता है ना, जो जाइलम घटक है उसके, तो जैसे तो जाइलम वाहिकाओं के क्या कट जाने से होता है, ये है ना, जाइलम वाहिकाएं होती है अंदर, ये मान लो जाइलम वाहिकाएं हैं जैसे अपने अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर भी क्या होता है बच्चों कि इनके अंदर क्या मूलदाब होता है। ठीक है, मूलदाब धनात्मक प्रेशर होता है, एक मूलदाब होता है जो धनात्मक प्रेशर होता है। धनात्मक प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा कि मूलदाब और जो धनात्मक प्रेशर उत्पन्न होता है इसके अंदर, उसकी वजह से क्या होता है, जल जो होता है ऊपर की तरफ इस प्रकार से जाता रहता है। अब ये जो कट जाती है कई बार, ठीक है, ये कई बार कट जाती है, यहाँ से इसके इंसिजन हो गया, तो इंसिजन होने से क्या हो जाएगा कि जो इसका जो रस है, ठीक है, रस है तो वो रस क्या बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जो वाहिकाएं होती है, जाइलम की जो वाहिकाएं कट के जो रस होता है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये रस अंदर बह रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो रस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, रसदाब। जाइलम वाहिकाओं के अंदर क्या होता है बच्चों, मूलदाब के कारण धनात्मक तनाव में रहती है, जाइलम को कटने अथवा, ठीक है, क्षति होने पर ईसा जो रस का स्त्राव रीसा होता है बाहर की तरफ होता है, इसको क्या बोलते हैं, रस स्त्राव बोलते हैं। रबड़ के वर्कशॉप में जैसे अपने बताया, आपने बरगद में कहीं पे लगाया हुआ दूध सा बाहर रहता है, आंकड़े में मार के देखना कहीं दूध सा बाहर रहता है ना। और बरगद के रबड़ के वर्क्स में इसी प्रकार से स्त्राव को लेटेक्स कहते हैं, मतलब रबड़ के वर्क्स में ये जो स्त्राव होता है उसको लेटेक्स कहते हैं, जैसे रबड़ बनता है। तो वो जो आज की कक्षा के अंदर जो अपन ने बात करी है वो छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बात करी, लेकिन इनकी एक जिस रस स्त्राव के बारे में परिभाषा पूछ लेते बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं, रस का स्त्राव होना, क्षतिग्रस्त पौधे के क्षतिग्रस्त भाग कटे हुए भाग से रस का स्त्राव रस स्त्राव कहलाता है। ठीक है, जैसे अपन बात जाइलम वाहिकाओं मूल दाब के कारण धनात्मक दाब की वजह से क्या होती है, ये जो जल स्तंभ होता है इसके अंदर रस होता है, एक तनाव में रहता है, जब इसमें किसी पर कट या क्षतिग्रस्त हो जाती है, रस का स्त्राव होने लगता है, इसको रस स्त्राव कहते हैं, है ना। और रबड़ के पेड़, रबड़ का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, रबड़ का पेड़ होता है, उसके अंदर अपन जो इंसिजन कट लगा देते हैं उसकी वजह से जो स्त्राव होता है उसको लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, जिसे रबड़ बनता है। ठीक है, जैसे रबड़ बनता है। तो वो जो आज की कक्षा में इतना बहुत, आगे की कक्षा के अंदर अपन पढ़ेंगे बिंदु स्त्राव, ग्यूटेशन, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कक्षा पूरी उसमें लगेगी, डायग्राम भी है उसमें, तो इसलिए वो अलग से अपन इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद अपना ट्रांसपैरेशन वाष्पोत्सर्जन चैप्टर वो खत्म हो जाएगा। इतने नोट्स आप बनाना अच्छे से, आपको नोट्स क्या बनाने, आपको दिमाग में नोट्स बनाए सारे सारे, इतने छोटे छोटे टॉपिक अपन डिस्कस करें, आपको समय मिल रहा है तो आप पूरी पूरी लंच याद होनी चाहिए, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ताकि आपको पूरी यूनिट अपनी ये तैयार कर लें, जब तक अपनी फिजिकली कक्षाएं चालू हो तो अपन आगे रहेंगे। ठीक है।